केंद्र सरकार इसमें कहीं ना कहीं टाइम ले रही है और बेंच हंटिंग कर रही है। ये मेरा सीधा आरोप है कि केंद्र सरकार वक्फ कानून पर बेंच हंटिंग का प्रयास कर। संसदीय कार्य मंत्री ने इनडायरेक्ट धमकी दी थी, नहीं किरण किया तो, रिजिजू हाँ नहीं किया तो अगर सरकार भी न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने लगे तो अम्मा ने दूध पिलाया है तो कर को देखो। तो हम तो कह रहे हैं कि अम्मा ने दूध पिलाया है तो जरा न्यायपालिका में हस्तक्षेप करके दिखाओ। एक तरफ जो है प्रधानमंत्री जी जो है क्या कहते हैं अरब अमीरात के साथ, उसके साथ अमीर के साथ जो है वो क्या कहते हैं गलबहियां करते दिखते हैं। एक और जो है वो जाकर नवाज शरीफ के साथ के अम्मा का पैर छूते हैं, साल भेजते हैं, उनका जो है बिरयानी खाते हैं और उनके हाथ का बनाया हलवा खाते हैं और बड़ाई करते हैं, और दूसरे वो आगे यहाँ पेश भवन कर। ये मामला संविधान पीठ को भी जा सकता है क्योंकि इसमें संविधान की तमाम जो है अनुच्छेद इन्वॉल्व है, 19 से लेकर 26 तक इन्वॉल्व है, तो वहां भी जा सकता है। तो इसलिए अभी ये मामला फिलहाल ये जो सरकार ने जो संशोधन किए थे कि जो मनमाने ढंग से जो चाहे वो करें, उस पर जो है ये फिलहाल तो ये अंकुश सुप्रीम कोर्ट का लग गया है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 दोनों सदनों से पास, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी। जोरदार बहस मीडिया में भी और संसद के अंदर में भी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई, 73 पिटीशन पड़े। कल भी सुनवाई हुई और आज भी सुनवाई हुई। सरकार की फट पिट गई है। बड़ा जबरदस्त टिप्पणी है कि हिंदू ट्रस्ट है, क्या उसमें गैर हिंदू या मुसलमान रह सकते हैं? क्योंकि इस नए कानून में वक्फ बोर्ड में हिंदुओं के भी शामिल होने का प्रावधान है। तो सरकार की हुई है किरकिरी। 5 मई को अगली सुनवाई होगी। तब तक स्टेटस को जैसे कि तैसा रहेगा, कोई कानून ये लागू नहीं होगा कहीं पे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। चर्चा आज और कल जो कोर्ट में बहस हुई और सरकार के जो वकील थे उनकी कितनी किरकिरी हुई, क्या क्या आर्गुमेंट हुआ, क्या बहस हुआ, चर्चा करेंगे। जेपी सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं, वकील भी हैं, कानून के जानकार भी। तो इनसे जानना दोनों दृष्टिकोण से, एक जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव से भी और एक कानूनविद की के पर्सपेक्टिव से भी जानना दिलचस्प होगा। स्वागत है सर जी। ये जो सरकार ने ट्रस्ट मतलब ये वक्फ में जो दो हिंदू या मतलब गैर हिंदू गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल करने की जो बात उठाई है, तो ये इरादा जो है गलत इसीलिए मालूम होता है कि जब राम जन्मभूमि का विवाद था सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुजातीय बेंच क्यों नहीं बनाई गई? क्यों 5 जजों की पीठ में 4 बहुसंख्यक रखे गए? एक नजीर का नाम था जिनके बारे में संदेह है कि वो कौन वाले इस्लामी हैं, क्योंकि इसमें भी तो बहुत से लोग हैं। जैसे इन्होंने शामिल किया है, बोहरा शामिल किया है, तो सिया शामिल किया है, तो अहमदिया शामिल किया है, वगैरह वगैरह। तो अगर बात निकलती है तो फिर दूर तलक जाती है जी, ले जाना है सुप्रीम कोर्ट। कल जब लोगों ने संक्षिप्त रूप में अपनी अपनी बात रखी प्रारंभिक रूप से, और तुषार मेहता से जब चीफ जस्टिस ने जवाब तलब करना शुरू किया और पीठ के अन्य जजों ने, और जब यहाँ मामला आ गया कि अगर आप इस्लामी उसमें जो है हिंदू रखना चाहते हैं तो हिंदू जो धार्मिक संस्थान है या सिख संस्थान है या और कोई संस्थान है, उसमें क्या मुस्लिम रखे जाएंगे? अब यहीं से जो है तुषार मेहता जो है उन्होंने भगनी छोड़ दिया, आपसे बता। और वो आदेश पारित कराने जा रहे थे, अंतरिम आदेश। अंतरिम आदेश यही था, उन्होंने कहा कि हम कानून को स्टे नहीं करेंगे, लेकिन हम अंतरिम आदेश देके इसके कुछ प्रावधानों को स्टे करेंगे। तो तुषार मेहता ने कहा कि कल इस पर हमको सुन लिया जाए, संभवतः वो सरकार से चाहते हो कि भाई ये मामला फंस गया है, इसमें बताइए कि क्या हो सकता है।
ये तो नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उनका एक कल इस पे सुन लिया जाए। और ये मामला कोई फौरी तौर पर तो था नहीं, तो इसमें भी नोटिस जारी होगी, जवाब का समय होगा, उसके बाद सुनवाई, डिटेल में सुनवाई होगी। तो कोर्ट ने मान लिया कि ठीक है कल आप सुनाइएगा, लेकिन कल हम अंतरिम आदेश में बहुत सुनेंगे कि अंतरिम आदेश हम पालित कर रहे हैं, इसमें आप वो क्या कहते हैं। तो आज आते ही उन्होंने अंतरिम आदेश की बात स्वीकार कर ली और अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया कि जो वो वक्फ की जमीनें जहां कोई कागज या नहीं है, माने बाई यूजर है, माने इस्तेमाल में आ रही हैं, वो भी जो है, और चाहे जो भी हो, उसको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा अगले आदेश तक। ये अगला आदेश है 5 मई तक है। तो या तो कोर्ट कह दे कि अब हम अपना जो है वो जो प्रतिबंधात्मक वो खारिज करते हैं, आप जो मन करे करे, और कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार की मंशा अभी भी डुप्लीकेट है। सरकार का कोई मन नहीं बदला है, सरकार जवाब नहीं दे पा रही, इसलिए उसने ये टाइम दिया है या टाइम खरीदा है। सरकार सोचती है कि अब जो है अगली तारीख लगेगी, उसके बाद जो है चीफ जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो जाएंगे, जस्टिस गौली जो है वो नए चीफ जस्टिस बनेंगे, तो नए सिरे से कोर्ट, नए सिरे से ये जो है बनेगा, आपका क्या कहते हैं, कोर्ट बनेगी। तो संजय कुमार हैं और वैद्यनाथन है, तो इसके बाद हो सकता है उसमें तीसरा कौन जज आता है उनकी जगह, खन्ना की जगह। 5 तारीख को तो खैर डेट में वही रहेंगे, लेकिन अगर उसके बाद डेट लगती है तो बेंच बदलेगी, और ये जवाबी का मामला है, इसमें टाइम भी लग सकता है। क्योंकि मान लीजिए अगर 1 हफ्ते में सरकार ने जवाब नहीं दाखिल किया तो सरकार और टाइम मांगेगी, माने टाइम वो लेना चाहती ताकि मतलब उसके मन माफिक पीठ आ जाए। ये भी एक प्रकार की केंद्र सरकार द्वारा बेंच हंटिंग है, मैं साफ साफ आरोप लगा रहा हूँ। जो मैंने दूसरे, हाँ, मतलब बेंच हंटिंग की, मतलब अपने अनुकूल बेंच आ जाए तो हम उसमें जो है वो करके अपना जो है फैसला करा लेंगे। तो सरकार इसमें टाइम बाई कर रही है कि मैंने टाइम, अब 5 तारीख लगा है, 5 तारीख तक जवाबी आने को है, और ना जवाब आया तो फिर एक अगली तारीख लगेगी, क्योंकि 2-3 बार तो जवाब देने की भी तारीख लगती है। फिर अगर कोर्ट कहेगी कि नहीं अब आप नहीं जवाब दाखिल करेंगे, तो जो है उसी पर हम सुनवाई करके फैसला करेंगे, तब हो सकता है अगली तारीख जो लगे उस पर जो है वो क्या कहते हैं वो दे दें। और जब वो जवाब देंगे तब जो है उसका प्रत्युत्तर जो है वो विपक्षी माने वो देंगे। लेकिन ये तब तक ही विपक्ष भी, या विपक्ष का मतलब वादी जो है तब तक ही तैयार होगा जब तक ये स्टे बना रहेगा। स्टे बना रहने का मतलब है कि वो लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा तो वही चाहते हैं कि अंततः लागू ना हो। फिलहाल लागू नहीं है, कोर्ट के फैसले तक देखें अभी सरकार इसमें क्या कह के आती है। लेकिन ये विधिक सर्किल में ये माना जा रहा है कि ये जो है एक प्रकार से टाइम लेके मनोनुकूल पीठ आने का इंतजार जो है सरकार ने प्रथम दृष्टया किया है। और ये एक मैंने प्रकार की बेंच हंटिंग है, बेंच हंटिंग, कि ये चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे, दूसरे चीफ जस्टिस आएंगे, दूसरे आएंगे तो पता नहीं नए सिरे से बेंच गठित करें, ये दोनों लोगों को रख के ऊपर कोई किसी और को बैठा दें या किसी जूनियर को नीचे लगा दें, अब जो करें। फिर ये मामला संविधान पीठ को भी जा सकता है, क्योंकि इसमें संविधान की तमाम जो है अनुच्छेद इन्वॉल्व हैं, 19 से लेके 26 तक इन्वॉल्व है, तो वहां भी जा सकता है। तो इसलिए अभी ये मामला फिलहाल, ये जो सरकार ने जो संशोधन किए थे कि जो मनमाने ढंग से जो चाहे वो करें, उस पर जो है ये फिलहाल तो ये अंकुश सुप्रीम कोर्ट का लग गया है। क्यों? क्योंकि जो सामान्य लोगों की बात जो सुप्रीम कोर्ट निकल कर दी, जो बात ये जब पार्लियामेंट में बहस हो रही थी तो भी लोगों ने कहा कि क्या आप हिंदू जो धर्म संस्थान है उसमें क्या मुस्लिम को आप अलाउ करेंगे या किसी और धर्म के लोगों को? तो इसका जवाब सरकार ने नहीं दिया था, गोलमोल रह गया था मामला। ये बात कल भी उठी है और इसका जवाब सरकारी वकील जो है वो नहीं दे पाए। अब आप बताइए, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में गैर सिखों की नियुक्ति का क्या मतलब? आपका इसी तरह जो है इस्लामी संगठन में जो है गैर इस्लामियों का नियुक्ति का क्या मतलब है? आपके ईसाई संगठन में गैर ईसाइयों का क्या मतलब है? और अभी तक इस पर तर्क का लिया आपके क्या कहते हैं अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में, कि शरीयत में
पत्थर मारा जाता है, बेविचार करने पर, चोरी करने पर हाथ काटा जाता है। तो ये मनुस्मृति क्यों में क्या नहीं है जो देख, है, नहीं तो शरीयत मनुस्मृति में ही, नहीं सुन लिए तो शरीयत में ये को पूरा क्यों ना लागू किया जाए, क्यों पर्सनल लॉ में शरीयत लागू किया जाए, बाकी नहीं लागू किया जाए। तो इनको कौन समझाए? क्योंकि आप जो है जागे हुए आदमी को नहीं जगा सकते, सोए हुए आदमी को जगा सकते हैं, क्योंकि जागा हुआ आदमी तो कछाया रहता है। अब जो आदमी ने संविधान सभा की बहस न सुनी हो, न पढ़ी हो, न जानना चाहता हो, सीधे सीधे था कि हम किसी के भी पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप जो है वो क्या कहते हैं नहीं करेंगे, सब लोग अपने अपने पर्सनल लॉ के लिए स्वतंत्र हैं। अब थोड़ी देर के लिए प्रसंगवश हिंदू लॉ है जो पूरे देश भर में लागू है। मैं हिंदू हूं इसलिए हिंदू लॉ की बात कर रहा हूँ। उत्तर भारत में सपिंडीय विवाह, सगोत्री विवाह अब निषिद्ध है, और दक्षिण भारत में क्रॉस कजिन मैरिज, चचेरे भाई बहनों का विवाह, मामा भांजियों का विवाह, मामा के लड़के और जो है बुआ की लड़की का विवाह, बुआ का लड़का और मामा की लड़की का विवाह, ये अलाउड है। कुछ कम्युनिटी में अलाउ है, कुछ कम्युनिटी में नहीं है, वहां हो रहा है। इस पर तमाम वैज्ञानिक जो है जो चिंतित हैं, जो अनुवांशिक वैज्ञानिक हैं, किससे अनुवांशिक रोग जो है मतलब बढ़ रहे हैं, इससे जो है नपुंसकता में वृद्धि हो रही है, इससे और अनुवांशिक रोगों में वृद्धि हो रही है। बच्चे जो है हर 4 में से 1 बच्चा अंधा पैदा हो जा रहा है, या एक विकृति लेके पैदा हो रहा है। थैलेसीमिया के केस ज्यादातर उधर है, वो माना जा रहा है कि अनुवांशिक कारणों से है। तो अनुवांशिक कारणों से है, तो जब सपिंडीय विवाह होगा तो अनुवांशिक कारणों की जो है मात्रा परसेंटेज बढ़ जाती है। लेकिन हिंदू लॉ तो एक ही है ना जो पूरे देश में लागू है। तो हिंदू लॉ एक है, तो फिर हिंदू लॉ के अनुसार तो वो भी गड़बड़ है। लेकिन चूंकि वहां परंपरा से ऐसा होता आ रहा है, तो हिंदू लॉ ने एक खिड़की खोल रखी है कि अगर कहीं कोई परंपरा है तो उसमें जो है वो क्या कहते हैं, वो है अपवाद है, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अपवाद है। तो सवाल इस बात का है कि इस तरह सारे लोगों के पर्सनल लॉ अपवाद हैं। और हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश हुई, तो जो आपके कांग्रेस में जो क्या कहते हैं संगीत तत्व थे, जिसमें हमारे महामहिम राष्ट्रपति परम विद्वान परम ज्ञानी राजेंद्र प्रसाद जी ने ही खूंटा गाड़ दिया कि जो है वो क्या कहते हैं हम हिंदू कोड बिल पे दस्तखत नहीं करेंगे। तो फिर बाद में टुकड़े टुकड़े में अलग अलग उसमें जो है मतलब हिंदू उसमें सुधार हुआ। लेकिन अभी भी जो हिंदू बिल है या हिंदू कानून है, उसमें उत्तर भारत में कुछ चीजें लागू हैं, दक्षिण भारत में कुछ लागू हैं। अगर उत्तर भारत में भी वो ऐसा ही करके लोग कहें कि हमको आप दक्षिण भारतीय मानिए, तो ये क्या करेंगे? आप चिल्लाते रहे कि हम नहीं मानेंगे। आपने देखा होगा कि इधर लगातार फेसबुक और इसके ऊपर पोस्टिंग हो रही है, लोग अपनी लड़की से शादी कर ले रहे हैं, लोग अपनी बहन से शादी कर ले रहे हैं हिंदू होकर के भी। ये नहीं कि वो मुस्लिम है। और सेठी भी बगाड़ रहे हैं कि घर का जो है वो क्या कहते हैं संपत्ति घर ही में है, क्यों जो है मतलब उसका बंटवारा हो। ये सब तर्क कुतर्क ले रहे हैं, समझे आप? सेक्स तो सेक्स, इसमें कौन जो है मतलब क्या कहते हैं हमारा और तुम्हारा या इधर या उधर का मामला है। तो कहने का मतलब है कि तो भी अभी कौन ही अमित शाह साहब को समझाए कि हिंदू लॉ में ही पूरे देश भर में 2 तरह की धारा है। वेरिएशन आपके है, क्या कहते हैं ये दूसरे, हाँ दूसरी बात ये कि जो हिंदू कोड बिल लाने की बात हुई थी, तो संघी तत्वों ने ही सबसे ज्यादा विरोध किया था। तो मतलब वहां परंपरावादी बन गया, और दूसरे की परंपरा आपको पसंद नहीं है इसलिए कि आप उनसे जो है नफरत करते हैं। कल गए वो सारे के सारे एक मुश्त आपको वोट देने लगे, तो आप जो है उसी तुष्टीकरण को उतर आएंगे जिस तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट या और किसी पर सेकुलर तथा कथित सेकुलर पार्टियों पर आप लगाते हैं। आपको तो वोट चाहिए। आप एक और बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध भी करते हैं, दूसरे हिंदुत्व के नाम पर आपको दलितों का वोट भी चाहिए। आप जो है क्या कहते हैं आपके भीमा कोरे गांव में जो अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी और जो महारों ने जो है क्या कहते हैं पराजित किया था, तो महारों के मन में लगातार जो उनकी जो है क्या कहते हैं उपेक्षा थी, उस भाव से वो लड़े थे, क्योंकि वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़े थे। अंग्रेज कितने थे? महार ही रेजिमेंट था, ज्यादातर लोग थे। तो आपको उसके नाम पर तो भीमा कोरेगांव पसंद नहीं है, लेकिन महारों का वोट चाहिए आपको। तो एक तरफ ये है, एक तरफ वो है। एक तरफ जो है प्रधानमंत्री जी जो है क्या कहते हैं
अरब अमीरात के साथ, उसके साथ अमीर के साथ जो है वो क्या कहते हैं गलबहियां करते दिखते हैं। एक और जो है वो जाकर नवाज शरीफ के साथ के अम्मा का पैर छूते हैं, साल भेजते हैं, उनका जो है बिरयानी खाते हैं और उनके हाथ का बनाया हलवा खाते हैं और बड़ाई करते हैं, और दूसरे जो आगे यहाँ बेजबमन कर। ये सब जो दोहरा चरित्र है वो क्या कहते हैं भाई, कुछ भक्त लोगों को ना दिखता हो, हमें तो दिखता है। तो कुल मिला के आप वोट चाहते हैं कि वोट हमको मिलता रहे, चाहे चूल्हे भाल में वर बने या कन्या, वोट हमको मिलता रहे। तो सवाल है, यही सब मामला वक्फ में भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और जो उन्होंने जब क्लास एग्जामिनेशन में ऐसा पलीता लगाया कि सरकार को जवाब देते नहीं बना, और इसमें जो है तुषार मेहता थे, एडवोकेट जनरल नहीं थे, सॉलिसिटर जनरल थे। एडवोकेट जनरल को भी आगे जवाब देना चाहिए, लेकिन हो सकता है उन्होंने कहा हो कि भाई इसको हम डिफेंड नहीं कर सकते, इसलिए आप सॉलिसिटर जनरल से ही डिफेंड कराइए। तो सॉलिसिटर जनरल तो खाता ना वही जो तुषार मेहता कहे वो सही। जब देखा तुषार मेहता ने कल एडवर्स आदेश हो जाएगा तो उन्होंने आज के लिए कर दिया, और आज आके जो है उन्होंने जो है अगले आदेश तक का जो है मनमाने में वो सफल हो गए। ऐसे भी जो है माना जा रहा था कि जब एक रात का मामला है तो एक रात में तो पता नहीं कितने जो है क्या कहते हैं गंगा जी में पानी बहता है। फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि बेंच या चीफ जस्टिस इससे भी चिड़े हों कि जो उन्होंने एक दिन पहले जो है संसदीय कार्य मंत्री ने इनडायरेक्ट धमकी दी थी, नहीं किरण किया तो, रिजिजू हाँ नहीं किया तो अगर सरकार भी न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने लगे तो अम्मा ने दूध पिलाया है तो कर को देखो तो। हम तो कह रहे हैं कि अम्मा ने दूध पिलाया है तो जरा न्यायपालिका में हस्तक्षेप करके दिखाओ। अधिक यही कह सकते हो कि उन्होंने जो सिफारिश भेजी उसको तुम लटकाए रखोगे। फिर कहीं ना कहीं से ये भी आइडिया फ्लोट हुआ कि हाई कोर्ट को भेजा जाए। इसमें तुरंत अभिषेक मनु सिंघवी ने और लोगों ने भी प्रतिवाद किया कि भाई हाई कोर्ट में भेजने का मतलब अनंत काल के लिए लटकाना, 32 साल बाद भी हो सकता है, 30 साल बाद हम यहाँ इसी पे बहस करते रहे कि वक्त का क्या होगा। और फिर सारे स्टेट्स ने की तरफ से इसमें आया है, पक्ष विपक्ष पक्ष में भी आया है, विपक्ष में भी आया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए फिट केस है इसको डिसाइड करने के लिए। तो अगर उन्होंने हाई कोर्ट को ट्रांसफर नहीं किया तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि सुप्रीम कोर्ट ही फाइनली इसको डिसाइड करेगा। लेकिन केंद्र सरकार इसमें कहीं ना कहीं टाइम ले रही है और बेंच हंटिंग कर रही है। ये मेरा सीधा आरोप है कि केंद्र सरकार वक्फ कानून पर बेंच हंटिंग का प्रयास कर सर जी ये जितने रिफॉर्म्स हुए हैं, बड़े बड़े रिफॉर्म्स, ये जी एनडीए सरकार में, मोदी सरकार के नेतृत्व जी में, जी वो सब जी मुस्लिम को लेकर ही बहुत रेवोल्यूशनरी है। ये लोग सारे सीए एनआरसी 370 वो जन्मभूमि। वो चारों तरफ से ऐसा दबा के, और चूंकि इनकी मुस्लिम घृणा की ही राजनीति पर इनका पूरा जो है बेस टिका हुआ है, इसलिए वो तुष्टीकरण जो होना होता है ना, बहुमत का तुष्टीकरण ये करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि इसी के आधार पर बहुमत इनसे जुड़ा रहे। क्यों? क्योंकि बहुमत तो जातियों में बटा है। ये जानते हैं कि 85 बनाम 15% का मामला है। ये तो 15% की तानाशाही जो है वो क्या कहते हैं 100% पे चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए 85% का नतमस्तक होना जरूरी है। तो 85% तभी नतमस्तक होगा जब जो है क्या कहते हैं कोई ना कोई धर्म की अफीम जो है क्या कहते हैं उसको चटाई जाए, तभी नतमस्तक होगा। या कोई जयप्रकाश नारायण की तरह प्रेरणा स्रोत हो जो सारे लोगों को जो है एक अम्ब्रेला के नीचे एकजुट कर देगा किसी मतलब उसके लिए खास मकसद के लिए, तो वो भी धर्म के नाम पर तो नहीं हो। तो कुल मिला के इसीलिए है कि ताकि सबका तुष्टीकरण हो कि अच्छा इनकी ऐसी तैसी की जा रही है, जो इनका विशेषाधिकार था ये ऐसी तैसी की जा रही। आप अपने यहाँ अपना नहीं देख रहे हैं, आप अपनी गड़बड़ी नहीं देख रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है आप नहीं देख रहे हैं, आप दिन शिक्षा, प्रतिदिन आपकी क्रय शक्ति कमजोर होती जा रही है आप नहीं देख रहे हैं। आपकी शिक्षा मुरली मनोहर जोशी ने जो महंगा करना शुरू किया था इस समय चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया है, आप उसको नहीं देख रहे हैं। आपके एजुकेशन सिस्टम में इतनी खाई है कि एक और जो स्कूल हैं, एक और जो कॉलेज हैं, एक और जो यूनिवर्सिटी है, उसकी जो डिग्री है उसकी कोई एक पैसे की वक़्त नहीं है। आखिर क्या बात है कि जो एमबीए आपके आईआईएम से करके निकल रहे हैं उनको पता नहीं कितने लाख करोड़ की नौकरी मिल रही है, और जो आपके ओपन यूनिवर्सिटी से जो क्या कहते हैं एमबीए निकल रहे हैं उनको कै करोड़ की नौकरी मिल रही, कै लाख की मिल रही, कै हजार की मिल रही। मैं तो एक अखबार के में संपादक था, वहां तो 5,000 रुपए की नौकरी के लिए जो है एमबीए वाले लाइन लगाए थे, आप बता। और वो मैनेजमेंट की नौकरी नहीं,
माने क्या कहते हैं, सिंगर सब एडिटर बनने के लिए, ट्रेनी बनने के लिए। जी, तो काहे बात की वो एमबीए की डिग्री, अब होता है डिग्री तो डिग्री, एमबीए की यहाँ भी डिग्री, एमबीए की वहां डिग्री। एक पीएचडी है कि करके निकलते निकलते कहीं स्थापित हो गया, अब एक पीएचडी है कि लेकर पीएचडी घूम रहा है, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि फैकल्टी नहीं है, बिना फैकल्टी के आप जो है चला रहे हैं। तमाम बी और एमई करके लोग जो है क्या कहते हैं इधर उधर घूम रहे हैं, और आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में पॉलिटेक्निक के लोग जो है वो क्या कहते हैं प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज लॉ कॉलेज हैं, लॉ कॉलेज जो है तो मैक्सिमम लेटर हेड कॉलेज है, आपके बता दें। इंजीनियरिंग कॉलेज लेटर हेड कॉलेज है, लॉ कॉलेज लेटर हेड कॉलेज है। वहां की डिग्री लेके लोग निकले तो आप कहते हैं फर्जी डिग्री है, आप पता लगाओ तो फलाना करो। मान्यता किसने दिया और किस आधार पर मान्यता दिया? या इलाहाबाद में लॉ की कई कंपनियां हैं, वो हमारे मित्र हैं, क्योंकि जानते हैं कि हमारा जैसा लॉ में इंटरेस्ट रहता है, और मैं कई बार उनसे किताबों के रूप में मैंने उधार सहायता लेता हूँ, भाई जाए किताब दीजिए, कुछ पढ़ना है, पढ़ने के बाद मैं आपको वापस करता हूँ। वो दे देते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई लॉ कॉलेज खुलता है या वहां जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का दौरा होने वाला होता है, तो हमारे यहाँ आते हैं, वो कहते हैं कि आपको जो है 3 लाख 5 लाख 7 लाख रुपया देंगे, आप 3 दिन के लिए हमारी पूरी लाइब्रेरी सजा दीजिए। वो किताबें ले जाते हैं, ट्रकों में लाद के लाइब्रेरी सजा दी जाती है। ये लोग आते हैं, बड़ी अच्छी किताबें। अरे जरा उसमें 100 किताबों पर दस्तखत करके देखें ना, बार काउंसिल का मोहर और दस्तखत कर दें 100 किताबों पर, 1000 किताबों पर, 500 किताबों पर, तो देखें कि लॉ कॉलेज वाले वो किताब कहाँ ले जाते हैं। कोई फैकल्टी नहीं है। इस पे चर्चा नहीं तो है, कहने खाली वक्फ बोर्ड पे। नहीं, हम बता रहे हैं ना, तो कहने का तात्पर्य तो इसीलिए ना वो टारगेट पर है। अरे मदरसा है तो मदरसे में 99.99% निर्धनतम बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। इलाहाबाद में या अगर आप देखेंगे जितने कॉन्वेंट स्कूल हैं, 40-60 का रेशियो है हिंदू और मुसलमान लड़कों का। 40% मुस्लिम लड़के, 60% में हिंदू भी, क्रिश्चियन भी, सिख भी और भी। क्योंकि जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो जानते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे तो इनको आने वाले समय में नौकरी नहीं मिलेगी, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बोलना ही नहीं आएगा। ये पंचर साटे के जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है। लेकिन वही मुस्लिम हैं जो इतने गरीब हैं कि अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो कुछ पढ़ाने के लिए आलिम फाजिल वो मदरसा में भेज देते हैं। संस्कृत विद्यालय में आपको नॉन ब्राह्मण शायद कोई मिले, गरीब ब्राह्मण के बच्चे, निर्धनतम ब्राह्मण के बच्चे संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने के लिए आते हैं। इलाहाबाद में कई संस्कृत विद्यालय हैं। कॉलेज में भी जी, अच्छा। तो एनसी निर्धनतम बच्चे नहीं, जो संस्कृत विद्यालय वाले आते हैं वो तो वहीं बेचारे रहते हैं। वो जो है मतलब बहुत ही खराब कंडीशन में रहते हैं। हम क्या क्या बताएं, उनका मदरसा में और संस्कृत विद्यालय में न केवल उनका जो है वो व्यक्तिगत शोषण होता है, उनका जो है शारीरिक शोषण भी होता है। मेरा आरोप है, मेडिकल करा के देख लीजिए आप। तो कहने का तात्पर्य है कि वो निर्धनतम है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, तो सोचते हैं कि चलो जो ही कुछ आ जाए, जो है वो क्या कहते हैं, कहीं मदर जो है आगे कुछ ना कुछ जो है इमामी करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, फूकेंगे, जो है नमाज पढ़ के निकलेंगे तो जो बाहर खड़े लोग रहेंगे कुछ फूकवाने के लिए भी खड़े रहते हैं, फूकते हैं। इसी तरह पंडित जी लोग हैं, तमाम जगह पूजा कराने जाते हैं संस्कृत विद्यालय के बच्चे। किसी प्रकार जीविकोपार्जन चल रहा है, और उनकी झलगा धोती देख लेंगे तो आपको लगेगा ये तो आर पार सब दिखाई पड़ रहा है। सर तो कहने का मतलब है कि जी बोलिए। वो हिंदू नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव रखने का क्या मतलब है? वक्फ के पास जमीन बहुत है, कहीं जमीन पे तो नजर नहीं है। कि सुना है कि अंबानी का घर भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। हाँ, तो नजर कहीं भी इनकी हो सकती है। भाई सोनार के बारे में कहा जाता है कि अगर सोनार अपनी अम्मा के लिए भी कुछ जो है गहना गढ़ता है तो बिना उसमें मिलावट किए नहीं करता, क्योंकि सोचता है कि गहनवा हम गढ़ रहे हैं, पता नहीं हमारे कौन वाले भाई को मिल जाएगा, या अम्मा जो है हमारी बहन को दे देगी, या हमारी अम्मा हमारी बहन को दे देगी। ये लालच जो है ना, ये आदमी के, मनुष्य के शरीर में जो है हानि लाभ क्रोध, ये सारा जो है आपका क्या कहते हैं लालच, ये सब जो है नैसर्गिक रूप से भगवान ईश्वर ने पैदा कर रखी है।
इसके लिए कोई कहीं हिंदू या मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है, आपसे बता रहे। सब जगह लोग भाई भाई की संपत्ति हड़पना चाहते हैं, सब लोग भाई की जो है पत्नी को हड़पना चाहते हैं, कोई भौजाई को हड़पना चाहता है, हर जगह। कहीं इसके लिए कोई अपवाद नहीं है, हिंदू या मुस्लिम, आपसे बता रहे। चलिए सर, मामला कोर्ट में है और 5 तारीख को सुनवाई है और जस्टिस खन्ना क्या इसी महीने रिटायर हो रहे हैं? ये अनुकूल जस्टिस खन्ना प्रतिकूल 13 मई को रिटायर हो रहे हैं, 13 मई को, और 5 तारीख को ये जवाबी के बाद 5 तारीख है। 5 तारीख को पता चलेगा कि सरकार ने जवाब लगाया कि नहीं। और जब नहीं सरकार लगाया तो जवाब लगाएगी, सरकार मान ली 4 तारीख को जवाब लगाए, तो विपक्ष 4 तारीख का जवाब में 5 तारीख के पहले जवाब कैसे दाखिल करेगा, प्रत्युत्तर, आपसे बता रहे हैं। अब वो मतलब मामला लटका टाइप का हो गया है। और मेरी समझ से, जहां तक मैं कानून को जानता हूं, कानूनी प्रक्रिया को जानता हूं, ये मामला लटकेगा, ये मामला डिसाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मामला बेंच हंटिंग का है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया और देखते हैं कि 5 तारीख को जी। क्या होता है। इस पे फिर हमारी बातचीत इस पे जारी रहेगी। तब तक आप देखते रहिए अम्बेडकरनामा। शुक्रिया सर, थैंक यू।